Hello students, this is Praveen and you are watching my channel Vishwacation Academy। So students, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं CBSE क्लास 10th चैप्टर 1 के इन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑल सॉल्यूशन ऑफ NCERT क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2। दैट मीन्स हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस इसी एक सिंगल वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी इस टॉपिक में डाउट है या आप इन टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो हमारे पास में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। इसमें लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट मीन्स फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। इसमें बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एक्सेट्रा। सो ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है। सो अगर ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो ये नंबर कौन से नंबर है? ये नंबर कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। अब इन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे? कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट मीन्स फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब इसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 को लिख लिया इस टाइप से। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या होंगे इसमें? 2 × 2, मतलब 2 × 2 हो जाता है यहाँ पे 4। सेम थिंग हमने 6 को लिख लिया यहाँ पे इज इक्वल टू 2 × 3, मतलब इसको हमने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है इसमें? एंड दिस फैक्टराइजेशन, अभी जो फैक्टराइजेशन है इज यूनिक। अभी फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक रहेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। अपार्ट फ्रॉम द मतलब इनके ऑर्डर को छोड़ के, हो सकता है कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाए बट जो प्राइम नंबर्स है वो हमेशा यही रहेंगे, मतलब यूनिक रहेंगे। फॉर एग्जांपल 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 × 2 है। बट एग्जांपल हम 6 का लेते हैं, इसमें तो 2 ही फैक्टर है, सेम है, इक्वल है दोनों फैक्टर्स। बट अगर हम यहाँ पे 6 का एग्जांपल है, यहाँ पे 2 × 3 है, तो हो सकता है कि 3 × 2 आ जाए। मतलब हो सकता है कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाए बट फैक्टर जो है वो हमेशा 2 और 3 ही रहेंगे 6 के। मतलब 6 के फैक्टर हमेशा यूनिक रहेंगे। यूनिक मतलब 2 और 3 ही रहेंगे, इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स 6 के नहीं हो सकते। ये कहा गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। चलिए इसका एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 1 दिया हुआ है। एग्जांपल 1 दिया है हमारे पास में 30। थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं हम लोग। अब 30 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, मतलब उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। सो फैक्टराइज कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम निकालते आता है। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालते आता है सो मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग यहाँ पे 30 को फैक्टराइज करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ 30। अब 30 किससे डिविजिबल है? हम लोग करते क्या है? सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। जब हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर पर ले आते हैं हम लोग। तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर कौन सा है जैसे 30 डिविजिबल है? ऑफ कोर्स इट इज़ 2। मतलब 30 जो है वो पहले 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 30 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 15। अगेन हम कब तक करते रहेंगे? जब तक हमें 1 ना मिल जाए। अब देखेंगे 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा? जैसे 15 डिविजिबल है तो अगला प्राइम नंबर है यहाँ पे 3, जिससे 15 डिविजिबल है। तो हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5।
ओके, अब 5 जो है वो ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, तो 5 किससे डिविजिबल है? 5 जो है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 एक खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे हमें लास्ट में मिल गया है, यहाँ पे 1 मिल गया है, तो इसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर्स मिल गए 30 के। कौन कौन से मिल गए? एक तो 2 मिल गया, एक 3 मिल गया और एक 5 मिल गया। अब इसे हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, तो हम लिख दिया उसको इस टाइप से 2 × 3 × 5। अब देखिए हमने 30 का एक प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया, हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया। तो अब क्या होगा, हो सकता है कि उसको और हम लोग अलग टाइप से डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर ले, ठीक है, 5 से डिवाइड करें, फिर इसके बाद 3 करें, फिर 2 लें, तभी हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो मिलेंगे हमें यही मिलेंगे 5 3 × 2। या फिर अगर हम लोग पहले से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें इस टाइप से मिल जाएगा 3 × 5 × 2। या फिर अगर हम लोग उसको पहले स्टार्टिंग करें 5 से, तो हो सकता है कि 5 से मिल जाए, फिर 2 से करेंगे तो 2 मिल जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 मिल जाएगा। स्टार्टिंग में अगर हम लोग कोई भी प्राइम फैक्टर्स लें, किसी भी नंबर से डिवाइड करें 5 से या 2 से या फिर 3 से, आपको ये 3 नंबर ही मिलेंगे। मतलब 30 के जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे वो यूनिक रहेंगे। हो सकता है कि इसका ऑर्डर मतलब सीक्वेंस जो है वो कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर आगे आ सकता है, कोई भी नंबर बीच में आ सकता है, कोई भी नंबर पहले आ सकता है, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो यूनिक रहेंगे, मतलब ये 3 नंबर के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर्स 30 के नहीं हो सकते हैं। यही कहा गया है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे दिया हुआ है 1771। अब इसको फैक्टराइज करना है और चेक करना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए लिखते हैं उसको हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब चेक करेंगे क्या 3 से डिविजिबल है। अब ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है। चेक करते हैं 5 से, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। बट ये नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल है। अगर इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमने 1771 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 253। अब ये देखिए अगेन ये 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो अब ये कौन सा नंबर से डिविजिबल हो रहा है? तो ये जो है 11 से डिविजिबल हो रहा है। तो 253 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 23। अब हमारे पास जो 23 नंबर है ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये डिविजिबल बाय इटसेल्फ होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 23, तो हमको मिल गया यहाँ पे 1। तो हमने क्या किया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। पहले हम लोग लिखा यहाँ पे 7 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद 11 से डिवाइड किया, फिर 23 से डिवाइड किया। तो उसके बाद हमने क्या लिख दिया, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया। मतलब हमने लिख दिया पहले 7 × 11 × 23। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें यहाँ पे 1771 हमें मिल जाएगा। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस आपका हमेशा ऐसा ही आए। हो सकता है कि आपका सीक्वेंस इस टाइप से आ जाए 11 × 23 3 × 7, या फिर हो सकता है कि इस टाइप से आ जाए 23 × 7 × 11, या फिर हो सकता है कि आपका सीक्वेंस इस टाइप से आ जाए 27 × 23 × 11। अब इसकी और भी सीक्वेंस हो सकते हैं, बट आपके जो प्राइम नंबर्स जो हैं वो ये कॉमन नंबर यही नंबर होंगे, मतलब ये यूनिक नंबर होंगे 1771 के, दैट इज़ 7 11 और 23। इन 3 नंबर्स के अलावा और कोई नंबर भी और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकता 1771 का। ये चीज़ कहा गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। सो लास्ट में अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट का सम अप करें तो हमें यह समझ में आता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसका जो प्राइम फैक्टर जो होता है वो यूनिक होता है। इनका जो ऑर्डर है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए, बट जो प्राइम नंबर्स है वो हमेशा यूनिक होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास में जो नंबर दिए हुए हैं उसे हम लोगों को
प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब इसे हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें लिखना है। सो करना क्या है, हमें सिंपली हमें इसमें फैक्टराइज करना है। दैट मीन्स हमें एलसीएम करके हमें इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं और उसको हमें मल्टीप्लाई में लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 140, तो हमें 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो स्टूडेंट्स, इस नंबर को फैक्टराइज करना बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं। पहले हमने लिख दिया यहाँ पे 140। अब देखेंगे कि 140 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कौन सा है जिससे 140 डिविजिबल है। तो सब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है जिससे कि 140 डिविजिबल है। तो हमने यहाँ पे 140 को डिवाइड किया 2 से, तो हमें यहाँ मिल गया 70। अब 70 अगेन इवन नंबर है। सो अगेन यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है जिससे 70 डिविजिबल है वो है 2। तो अगेन इसको हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 70 को, तो हमें यहाँ मिल गया 35। अब 35 देखिए ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है जिससे 35 डिविजिबल है, तो यहाँ पे 5 जो है जिससे 35 डिविजिबल है। तो हमने यहाँ लिखा 5। तो हमने 35 को जब 5 से डिवाइड किया तब मिल गया यहाँ पे 7। अब 7 जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर है, सो ये 7 से ही डिविजिबल होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा साइड में 7, तब मिल गया यहाँ पे 7 बन गया 7। तो हमारे पास में नंबर क्या कौन से मिल गए, 2 मिल गया, 2, 5 और 7। तो हमने उसको यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है जो कि डबल बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने पावर्स के फॉर्म में लिख दिया। इस टाइप से लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो ये आ गया आपका प्राइम फैक्टर्स 140 का। सो ये मिल गया आपको आंसर। सो फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर। अब हम लोग करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास में सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 156। सो हमें 156 को फैक्टराइज करना है और उसके प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। सो सबसे पहले हम लोग 156 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे 156 डिविजिबल है। तो हमें मिल गया यहाँ पे 78। अब 78 अगेन एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो ऑब्वियस ही बात है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने अगेन 78 को 2 से डिवाइड किया तो हमको मिल गया यहाँ पे 39। अब 39 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमने चेक किया 3 से, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, 39 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हमने 39 को डिवाइड किया 3 से, तो हमको मिल गया यहाँ पे 13। अब देखिए 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि खुद से ही डिविजिबल है, तो ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13, तो 13 1 जा 13 आ गया, तो लास्ट में हमें मिल गया 1। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे फैक्टराइजेशन एंड हो गया। तो हमें कौन से फैक्टर्स मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए अगेन यहाँ पे भी 2 जो है यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने लिख दिया पावर के फॉर्म में 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। सो ये मिल गया आपको 156 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ओवर हो गया है। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। ये थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ लिखा हुआ है 3825। अब इसको करना है फैक्टराइज, तो हमने यहाँ पे 3825 लिखा। देखिए लास्ट में यहाँ पे आपके पास में यूनिट प्लेस जो है यहाँ पे 5, दैट मीन्स ये ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमने उसको 3 से डिवाइड किया। तो 3825 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1275। अगेन यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो अगेन उसको हमने 3 से डिवाइड किया। तो जब 3 से डिवाइड किया हमने 1275 को, तो हमें मिल गया यहाँ पे 425। अब 425 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमने 5 से चेक किया तो ये 5 से डिविजिबल हो गया।
तो जब हमने 425 को 5 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 85। अब 85 को अगेन हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 17। अब 17 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर है मतलब ये किसी से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल बाय 1 है या फिर इटसेल्फ है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 17 से। तो 17 को हमने 17 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 1। तो हमारा फैक्टराइजेशन प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो गया। तो हमने जो फैक्टर्स मिले थे हमें जो प्राइम फैक्टर्स जो मिले थे उसको हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। इस टाइप से लिख लिया हमने यहाँ पे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब देखिए यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहे हैं और 5 भी 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसको हमने पावर्स के फॉर्म में लिख लिया इस टाइप से 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17, क्योंकि 17 एक ही बार था। तो यहाँ पे हमें 3, 8, 2, 5 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए जिसे हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो ये आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट ओवर हो गया है। चलिए देखते हैं इसका हम लोग फोर्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट है 5005। ओके, सो 5005 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये लास्ट में आपके पास में यूनिट नंबर जो है जो कि 5 है, लास्ट में 5 है, मतलब ये ऑड नंबर है तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो हमने 3 से चेक किया, 3 से डिविजिबल भी नहीं हो रहा है, बट ये 5 से डिविजिबल है। तो 5005 जो है हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 1001। अब ये क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमने चेक किया 7 से, तो ये 7 से डिविजिबल हो गया। तो हमने 1001 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमको मिल गया 143। अब ये जो 143 मिला है ये किससे डिविजिबल हो रहा है, ये 7 से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है। तो हमने 11 से चेक किया तो ये 11 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमने 143 को हमने 11 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 13। अब 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, आपको अच्छे से पता है। तो जब ये 13 प्राइम नंबर है तो ये 13 से डिवाइड होगा। तो हमने 13 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 1। तो जब हम लास्ट में हमारे पास में 1 मिल गया मतलब हमारे पास में फैक्टराइजेशन प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो गया। तो इन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया इस टाइप से। पहले लिखा हमने यहाँ पे 5 × 7 × 11 × 13। अब यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसलिए हमने स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा है। तो हमने यहाँ पे 505 के जो प्राइम फैक्टर्स थे उसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। ये हो गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट ओवर हो गया है। चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। यहाँ दिया हुआ है 7429, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हमें यहाँ पे लिखा है 7429। तो लास्ट में ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली बात है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हमने 3 से चेक किया, 3 से डिविजिबल भी नहीं हो रहा था ये नंबर। उसके बाद हमने दूसरा नेक्स्ट प्राइम नंबर से हमने चेक किया, दैट इज़ 5 से चेक किया, 5 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। ये 7 से चेक किया, 7 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। हम इसी टाइप से चेक करते गए तो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा था। ये जो नंबर था ये केवल 17 से डिविजिबल हो रहा था। तो हमने 7429 को 17 से डिवाइड किया। तो 17 से डिवाइड करने पे क्या मिल गया हमें मिल गया 437। अब 437 आ गया यहाँ पे। तो 437 जो है ये 70 से डिविजिबल नहीं था। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है 17 के बाद, वो है 19। तो हमने 19 से चेक किया तो 19 से डिविजिबल हो गया। तो जब 437 को हमने 19 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 23। अब 23 खुद ब खुद में एक प्राइम नंबर है, अभी किसी से डिविजिबल होगा नहीं एक्सेप्ट 1 इन इटसेल्फ। तो हमने इसको 23 से ही डिवाइड किया था, हमें यहाँ पे लास्ट में मिल गया 1। तो जैसे ही हमें 1 मिल गया तो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन प्रोसेस स्टॉप कर दिया और इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया इस टाइप से। हमने लिख दिया यहाँ पे 17 × 19 × 23। तो ये आ गया आंसर। दैट मीन्स 7429 को हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमने लिख दिया।
सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, चलिए देखते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमारे पास में जो नंबर दिए हुए हैं उन दोनों नंबर्स का हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें करना है वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है हमें उनका LCM और उनका HCF को मल्टीप्लाई करना है और उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आना चाहिए। मतलब जो दो गिवन नंबर दिए हुए हैं जिसका हमने LCM और HCF निकाला था उन दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब हमने जो LCM और HCF निकाला है इनका प्रोडक्ट और जो तो गिवन नंबर थे उन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को इक्वल आना चाहिए। ये हमें वेरीफाई करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इनका निकाल लेंगे LCM। सो LCM जब निकालते हैं हम लोग, तो आपको अच्छे से पता है LCM कैसे निकालते हैं। सो 26 का हमने जब LCM निकाला, हमने फैक्टराइज किया तो हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल गए, एक 2 मिल गया और एक 13 मिल गया। सिमिलरली हमें 91 का जब हमने LCM निकाला, फैक्टराइज किया, तो हमें यहाँ पे 7 मिल गया और 13 मिल गया। अब हमें निकालना है इनका HCF। सो आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग HCF निकालते हैं तो दोनों ही नंबर के जो कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं वही कहलाते हैं HCF। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 और 91, इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 13। तो 13 हो गया यहाँ पे 26 और 91 का HCF। सिमिलरली अब निकालेंगे LCM। तो LCM निकालते टाइम क्या करते हैं हम लोग, जो नॉन कॉमन जो फैक्टर्स है उससे हम मल्टीप्लाई में देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों में नॉन कॉमन फैक्टर 2 है और 7 है, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड 7। और 13 दोनों में ही कॉमन था, तो जब दोनों में कॉमन था तो उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे 13 एक ही बार लिख दिया। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 182। तो यहाँ पे हमें LCM और HCF हमें मिल गया है। LCM मिल गया है 182 और HCF मिल गया है 13। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। तो चलिए करते हैं वेरिफिकेशन अगली स्लाइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, हमें ये करना है LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है और जो दो गिवन नंबर्स थे जिसका हमने LCM और HCF निकाला था, इन दोनों के ही प्रोडक्ट्स इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गए मतलब आपका सोल्यूशन वेरीफाइड हो गया। तो चलिए करते हैं। तो हमने जो LCM निकाला था वो आया था आपके पास में 182, हमने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय HCF, हमने HCF की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 13। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास में जो दो नंबर थे वो कौन से थे, एक तो 26 था और एक 91 था। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। तो हमने यहाँ पे 182 और 13 को हमने मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया यहाँ पे 2366। सिमिलरली हमने यहाँ पे 26 और 91 को हमने जो प्रोडक्ट निकाला मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 2366। मतलब यहाँ पे दोनों ही जो साइड्स थे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने लिख दिया यहाँ पे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था आपका वेरीफाइड हो गया। तो आपने लिख दिया यहाँ पे लास्ट में हेंस इट इज़ वेरीफाइड। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया। चलिए करते हैं इसका हम लोग सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 510, 510 एंड 92। तो इस क्वेश्चन में भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। पहले इन दोनों नंबर्स को हमें फैक्टराइज कर लेना है, उसके बाद दोनों का HCF और LCM निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो जब हमने यहाँ पे 510, 510 को हमने फैक्टराइज जब किया
तो हमें ये फैक्टर्स मिले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सिमिलरली हमने 92 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें निकालना है इन दोनों नंबर्स का HCF। तो चेक करेंगे इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन नंबर मिल रहा है, दैट इज़ 2। तो दोनों ही नंबर्स में हमारे पास में यहाँ पे 2 कॉमन है और कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो 2 जो होगा वो होगा HCF ऑफ 510 एंड 92। सिमिलरली अब हम लोग निकाल लेंगे LCM। तो जब LCM निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होता है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो कॉमन 2 है दोनों में, तो उसको हमने एक बार लिख लिया। उसके बाद जो नॉन कॉमन नंबर होते हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नॉन कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, हमने 3 लिख दिया। 5 है, हमने 5 लिख दिया। 17 है, हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। नेक्स्ट वाले में अगेन 2 है, तो हमने यहाँ पे एक और 2 लिख दिया। लास्ट में 23 है, तो हमने यहाँ पे 23 लिख दिया। मतलब हमने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर दिया। अब इन सब नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 23460, 23,460 हमें मिल गया। अब हम लोग करेंगे वेरिफिकेशंस। तो चलिए करते हैं हम लोग उसको नेक्स्ट स्लाइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन। तो हम लिख दिया यहाँ पे नाउ, हेडिंग डाल ली हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन। तो लिखा पहले हम यहाँ पे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमने पुट कर यहाँ पे LCM की वैल्यू, इसके पहले स्लाइड में हमने जो LCM निकाला था 23,460 और HCF निकाला था हमने यहाँ पे 2। तो लिख दिया हमने मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर हमें मिले थे उसको हमने लिख दिया यहाँ पे 510 इंटू 92। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया 46,920, राइट हैंड साइड में मिल गया 46,920। दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों की ही वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। मतलब हमारा ये सोल्यूशन अगेन वेरीफाइड हो गया। तो हमने लास्ट में लिख दिया हैंस वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ओवर हो गया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 डिजिट्स अगेन 336 एंड 54। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 336 को हमने फैक्टराइज किया। तो हमें उसके फैक्टर्स मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हमें फैक्टर्स मिल गए 336 के। सिमिलरली हमने 54 को फैक्टराइज किया तो हमें ये फैक्टर्स मिल गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होगा वो HCF होगा। तो देखिए कॉमन क्या है, एक तो देखिए यहाँ पे दोनों ही नंबर में 2 जो है वो कॉमन है, और क्या कॉमन है, दोनों ही में ही 3 कॉमन है। देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है इसको। तो 2 जो कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो हमें लिख दिया यहाँ पे 2 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया यहाँ पे 6। सो हमें यहाँ पे 336 और 54 का जो HCF है हमें 6 मिल गया है। सिमिलरली अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे LCM। तो LCM में क्या करते हैं हम लोग, इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स है उसको एक ही बार लेते हैं और जो नॉन कॉमन्स है उसको हम लोग एक एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे उसको हम लोग एक ही बार लिख देंगे। तो मैं पहले यहाँ पे एक 2 लिख दिया, उसके बाद ये वाला 2 हमने लिख दिया, ये 2 लिख दिया और ये वाला 2 हमने लिख दिया। तो 4 2 हमारे पास में आ गया, 1 2 3 4। अब 3 कितने हैं आपके पास में, एक 3 कॉमन था तो हमने 3 एक बार कॉमन वाला लिख दिया है, और बाकी के जो बचे 3 है यहाँ से हमने उसको लिख दिया है। लास्ट में बचता है आपके पास में 7, तो हमने 7 को लास्ट में लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें LCM मिल गया है फैक्टर्स के फॉर्म में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3024। तो यहाँ पे हमें LCM मिल गया है और हमें HCF भी
मिल गया है। अब अगली स्टेप में क्या करना है हमें, अगले स्टेप में हमें इनको वेरीफाई करना है। तो चलिए करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन। तो हमने लिखा है यहाँ पे नाउ वेरिफिकेशन हेडिंग डाली। अब लिखा है यहाँ पे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमने पुट किया है यहाँ पे LCM की वैल्यू जो हमारे पास में नेक्स्ट पिछली स्लाइड में हमें LCM की जो वैल्यू मिली थी 3024 पुट किया है हमने, और HCF की वैल्यू पुट किया है हमने यहाँ पे 6। अब करना है यहाँ पे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर थे जिसका हमने LCM और HCF निकाला था वो हमने लिख दिया 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला हमें यहाँ पे 18,144, राइट हैंड साइड में मिला हमें 18,144। मतलब हमने लिखा है यहाँ पे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की ही वैल्यू इक्वल आ गई। मतलब हमारा जो सोल्यूशन था वो वेरीफाई हो गया। तो हमने लास्ट में लिख दिया हेंस वेरीफाइड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम किसी भी नंबर्स का, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर्स के, उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं। उसी मेथड को बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। इन तीन नंबर्स के हमें यहाँ पे HCF और LCM हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे, उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 12 को कन्वर्ट कर लिया है, उसके स्प्लिट कर लिया है हमने उसे फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हमें 12 का फैक्टर्स यहाँ मिल गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें मिल गए यहाँ पे 3 इंटू 5, एंड 21 के जो फैक्टर्स है वो हमें मिल गए यहाँ पे 3 इंटू 7। अब करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे लिख दिया है देयरफॉर HCF ब्रैकेट में लिख दिया है 12, 15, 21। अब HCF क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए। तो HCF क्या होता है, इन तीनों के जो ये तीन नंबर जो दिए आपके पास में 12, 15 और 21, इन तीनों के जो प्राइम फैक्टर्स है, और जो प्राइम फैक्टर्स, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं इन तीनों के, वही कहलाएगा इन तीनों का HCF, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे हम लोग तीनों में कॉमन क्या है, देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ चेक करते हैं 2। तो देखिए 2 फर्स्ट वाले में है बट लास्ट के 2 में 2 नहीं है। 3 चेक करते हैं तो देखिए 3 फर्स्ट वाले में 12 का प्राइम फैक्टर भी 3 है, 15 का प्राइम फैक्टर भी 3 है, और 21 का भी जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है। मतलब 3 इन तीनों में ही कॉमन है। तो 3 इन तीनों में कॉमन है, मतलब इन तीनों का जो HCF है वो हो जाएगा 3। तो हमने लिख दिया यहाँ पे HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। अब निकालना है हमें इन तीनों का LCM। तो हमने लिख दिया यहाँ पे LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। अब क्या करते हैं हम लोग, LCM निकालते हैं तब जो कॉमन नंबर है इन तीनों में उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, और जो अनकॉमन है सबको एक एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और ये 2, फर्स्ट वाले का 2 और 2 अनकॉमन है तो हमने 2 और 2 दो बार लिख दिया। अब 3 तीनों में ही कॉमन था तो इस 3 को हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 अनकॉमन है तो हमने 5 को एक बार लिख दिया, और 7 जो है अनकॉमन था उसको हमने एक बार लिख दिया। मतलब जो अनकॉमन होता है उसको हम लोग एक एक बार लिख देते हैं, बट तीनों में ही जो कॉमन होता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं हम लोग, अलग अलग बार नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फैक्टर्स हमें जो मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे
420। तो यहाँ पे हमें एलसीएम मिल गया 12, 15 और 21 का, दैट इज़ 420। सो हमारे पास में आंसर आ गया है HCF 3 एंड एलसीएम जो है हमें मिल गया यहाँ पे 420। सो दिस आर आवर आंसर। चलिए अब इसका करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास में नंबर है 17, 23 एंड 29। अब इनको हमें अगेन एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो चलिए हम लोग 17, 23 और 29 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए 17, तो 17 आपको अच्छे से पता है कि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, मतलब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर है मतलब इसका कोई फैक्टर होगा नहीं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 17, मतलब 1 और ये खुद से ही मल्टीप्लाई होगा और कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता। सिमिलरली 23 भी देखा जाए तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी हमने लिख लिया 1 इंटू 23। 29 भी एक जो प्राइम नंबर है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर कोई भी हो सकता है इसका, तो इसको भी हम लोग इस टाइप से लिख लिया 1 इंटू 29। अब देखिए, अब इन तीनों में ही यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, मतलब HCF जो है 17, 23 और 29, इन तीनों का जो HCF है वो आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, सो अब निकालना है हमें यहाँ पे LCM 17, 23 और 29 का। तो अब LCM में जो कॉमन होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो कॉमन तो यहाँ पे 1 ही है, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा हमें, है ना। तो जो नॉन कॉमन है उसको हम लोग एक बार लिख देंगे। तो नॉन कॉमन क्या है, 17 है, हमने एक बार 17 लिख दिया। 23 है, हमने 23 लिख दिया। 29 है, हमने 29 लिख दिया। अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा LCM। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 11,339। तो ये आ गया हमारा LCM। किसका LCM आ गया, 17, 23 और 29 का। और HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आ गए हमारे आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट यहाँ पे होता है ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगली स्लाइड की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सोल्यूशन। अब हमने 8 को हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, तो हमें क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हमें 2 मिल गए। अब हमने 9 को फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिल गया, 3 इंटू 3, 2 बार 3 मिल गए हमें। अब हमने 25 को फैक्टराइज किया तो हमें मिल गया 5 इंटू 5। अब हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। अब चेक करते हैं इन तीनों में कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है। अब देख सकते हैं इन तीनों में हमें कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, मतलब कि कोई भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन ना मिले, उस केस में हमें आंसर लेना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 जो होता है सभी में कॉमन होता है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 1, मल्टीप्लाई कर दें 1, मल्टीप्लाई कर दें 1, तो 1 जो होता है सभी का कॉमन फैक्टर्स होता है। तो जब भी अगर आपको कोई भी कॉमन प्राइम नंबर्स ना मिले तो उस केस में आपको लेना है 1। तो हमने लिख दिया यहाँ पे HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू 1। अब करना क्या है, अब देखिए इनमें तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं था आपके पास में, तो हमें करना क्या है, LCM निकालना है 8, 9, 25 का। तो हमें सारे नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने हैं क्योंकि कोई भी कॉमन है ही नहीं। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन आफ्टर 3 इंटू 3, देन आफ्टर 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। जब इन सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 1800। तो हम यहाँ पे LCM जो है 8, 9 और 25 का वो मिल गया हमें 1800 और इनका HCF हमें मिल गया 1। तो ये आ गए आपके आंसर्स।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एंड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो गिवन दैट HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स आपके पास में HCF दिया हुआ है। कौन सा नंबर का HCF दिया हुआ है? 306 एंड 657, इनका आपके पास में HCF दिया हुआ है यहाँ पे 9। तो क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे? फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो हमारे पास में यहाँ पे इन दो नंबर का HCF दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है LCM। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन। तो गिवन क्या दिया है? HCF हमारे पास में लिखा हुआ है 306,657 इज इक्वल टू 9। तो हमें लिख दिया यहाँ पे गिवन आपके पास में दिया हुआ है 9। नाउ वी नो दैट, तो हमें क्या पता है? हमें एक रिलेशन पता है। किसके पीछे रिलेशन पता है? LCM इंटू HCF। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि LCM और HCF इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल आता है जिसका हमने LCM और HCF निकाला है। तो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले कर देंगे, यहाँ लिख देंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हम पुट करेंगे इसमें वैल्यूज़। सो LCM की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब HCF हमारे पास में दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो हमने पुट कर दिया 9। अब लिखा हुआ है इक्वल टू, हमने लिखा है यहाँ पे इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो एक दो नंबर कौन से हैं? ये वही दो नंबर है जिसका हमें LCM फाइंड आउट करना है, मतलब 306 एंड 657। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 306 मल्टीप्लाइड 657। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में जो 9 दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे। तो मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड में 9 आ गया है आपके पास में। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 306 जो है ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा 34। अब क्या करेंगे हम लोग? 34 से 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 22,338। सो आपके पास में LCM जो आ गया वो इतना आ गया 22,338। दिस इज़ योर आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 to the power यहाँ पे बोला गया है n। अब यहाँ पे क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 अप टू चलता रहेगा ये इनफाइनाइट तक है। मतलब n की प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे n की प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लोग पुट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स 6 का हम लोग मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, तो क्या किसी नेचुरल नंबर पुट करने पे, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करने पे क्या कभी उसका जो एंड डिजिट है वो कभी 0 आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? और नहीं आएगा तो क्या रीज़न है? ये हमें चेक करना है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो हमें मिलेगा यहाँ पे 36। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर 3 पुट करता हूँ तो हमें मिलेगा यहाँ पे 216। अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर 4 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1296। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर कुछ और पुट करूँ, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि क्या उसका एंड डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया सॉल्यूशन? आइए समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ 0। मान लीजिए कोई नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है,
मतलब क्या है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, मतलब वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स इट विल बी डिविजिबल बाय 2 and 5 एज 10 इज इक्वल टू 2 into 5। मतलब दूसरे वर्ड्स में समझा जाए तो वो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब साफ है कि वो नंबर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है, मतलब वो नंबर जो है वो 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं 6n को। तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं 6n को। तो हम लिख लिया यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। तो 6 को हमने फैक्टर निकाले तो हमें क्या मिलेगा, 2 और 3 मिला। अब देखिए ये 2 और 3 है, मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे n की प्लेस पे कुछ भी रख लें तो रहेगा तो हमारे पास में 6 ही, मतलब ये 6 का मल्टीपल ही मिलेगा। n की प्लेस पे हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6 का मल्टीपल ही मिलेगा। 6 के मल्टीपल के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो इसके जो फैक्टर्स मिलेंगे हमें, जो 2 और 3 ही मिलेंगे। अब ये देखिए 2 और 3 जो है ये 10 से कभी भी डिविजिबल नहीं होंगी प्रॉपरली, ये पूरी तरीके से 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल तो हो जाएगा, बट ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बट हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे ये नंबर जो है 10 से डिविजिबल होना चाहिए था, तभी पॉसिबल है कि इसके एंड नंबर पे 0 आ जाए। सो हमने लिख दिया यहाँ पे देयरफॉर 6n cannot end with the digit 0 because its prime factor does not contain a pair of 2 and 5। मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ये पेयर नहीं मिल रहे हमें, इसलिए इसका 0 पे एंड होना पॉसिबल नहीं है। सो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो हमें प्रूफ करना है कि ये नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। सो कंपोजिट नंबर से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो फिर 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो खुद से डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एक्सेट्रा। सो ये नंबर जो है ये नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब बारी आती है कंपोजिट नंबर्स की। सो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? सो ऐसे नंबर जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर हम सारे इंटीजर्स में से अगर हम लोग प्राइम नंबर्स को हम एलिमिनेट कर दें तो जो नंबर बचेंगे वो नंबर कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, एक्सेट्रा। सो ये कुछ एग्जांपल्स है कंपोजिट नंबर की। इसे हम अदर वर्ड्स में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा उनके कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो हमें बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। सो हमने हमारे पास में जो नंबर गिवन था उसे हमने यहाँ पे लिख लिया है 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करते हैं एक नंबर में।
तो हमने यहाँ से देखिए यहाँ पे 13 दोनों ही नंबर में यहाँ पे है 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो हमने यहाँ से 13 कॉमन निकाल लिया। तो जैसे ही हमने 13 कॉमन निकाला तो हमारे पास में क्या बचा है, हमारे पास में बचा 7 × 11 यहाँ से बचा, और यहाँ से हमारे पास में बचा 1, तो 7 × 11 + 1 हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 7 × 11 हो जाएगा 77 + 1 78, तो आपको मिल गया यहाँ पे 78। अब ब्रैकेट के बाहर था मल्टीप्लाई में 13, तो 78 को हमने यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें यहाँ पे मिल गया 1014। अब हमने इस नंबर को फैक्टराइज किया, तो जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें ये नंबर मिले, हमें ये फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2 मिला, 3 मिला, 13 मिला और अगेन हमें 13 मिला, मतलब 2 बार हमें 13 मिला। तो हमें इसका फैक्टर देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 और ये नंबर खुद, इसको छोड़ दिया जाए, अगर हम लोग छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भी हमें यहाँ पे 3 फैक्टर मिल रहे हैं, दैट इज़ 2, 3 और 13। ओके, सो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर होता तो या तो ये 1 से डिविजिबल होता या फिर ये खुद से डिविजिबल होता, बट इसके 1 को छोड़ दिया जाए और ये खुद को भी छोड़ दिया, इटसेल्फ को भी छोड़ दिया जाए, तो इसके पास में और भी 3 डिफरेंट फैक्टर्स है। सो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2, 3 and 13 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 and itself, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो था ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी का सेकंड पार्ट जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है और ये वाले एक्सप्रेशन में भी 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन से क्या बचा, 7 × 6 × 4, 5 को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि × 3 × 2 × 1 + 1। अब देखिए यहाँ से 5 बाहर निकल गया, तो 5 बाहर निकल गया तो 1 बचा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 1008 और प्लस हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब 1008 + 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1009। अब 1009 को हम लोग यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5045। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो जब फैक्टराइज किया तो हमें यहाँ पे मिल गया 5 × 1009। अब अगेन सेम सिचुएशन हमारे पास में आ गई है। अब अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर है आपके पास में 5045, मतलब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो ये हमने एक्सप्रेशन जो दिया था हमारे पास में, इसको सॉल्व करने पे हमें मिला 5045। अब इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 5 × 1009। मतलब इस नंबर के 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 और खुद को छोड़ के भी 2 फैक्टर है। कौन से 2 फैक्टर है, एक तो 5 है और 1009 है, इसलिए ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। अब ये प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो हमने लास्ट में स्टेटमेंट बना के लिख दिया, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 and itself, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, यहाँ पे एक सोनिया है और एक रवि है।
अब एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, ठीक है। अब सोनिया और रवि क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज दैट ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सोनिया और रवि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये सेम पॉइंट से, ठीक है, ये सेम पॉइंट से मूव कर रहे हैं। अब रवि जो है ये इस पाथ को ट्रैवल करने के लिए, इस पाथ को पूरा रन करने के लिए 12 मिनट्स लेता है। वहीं सोनिया इस पूरे पाथ को ट्रैवल करने के लिए, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके स्टार्ट करती है यहीं से और यहीं पे एंड करती है, तो ये 18 मिनट्स लेती है। ओके, तो हमें फाइंड करना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे किस टाइमिंग पे मीट करेंगे। तो हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों टाइमिंग का एलसीएम। अब जो सबसे छोटा नंबर जो होगा, जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, वही नंबर होगा इनका, वही नंबर जो होगा इनकी टाइमिंग होगी, जिस टाइमिंग पे ये दोनों वापस सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। चलिए इसका निकालते हैं हम लोग एलसीएम। सो हमें सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे, सिंस बोथ सोनिया एंड रवि मूव इन अ सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम दे विल मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट एट द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। दैट मीन्स 12 और 18 का जो एलसीएम होगा उसी टाइमिंग पे ये दोनों वापस सेम पॉइंट पे मीट करेंगे। तो हम निकालते हैं यहाँ पे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो हमें यहाँ पे मिला है 2 × 2 × 3 × 3। ये हमें फैक्टर्स मिले हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 36। मतलब 36 मिनट पे ये दोनों सेम पॉइंट पे वापस से मीट करेंगे, मिल जाएंगे। सो लिख दिया हमने लास्ट में स्टेटमेंट बना के, हैंस सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। सो ये आ गया आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में बताया हुआ टॉपिक समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपना वैल्यूएबल सजेशन हमें दे सकते हैं। और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये अपना ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग विश्वाकेशन अकेडमी।